नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने लेकर आई हूँ भारत एक उभरती हुई ताकत का दूसरा वीडियो, जिसमें आज हम ये पढ़ेंगे कि भारत एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में किस प्रकार से उभर रहा है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं जी8 दुनिया के मालदार देशों का एक गुट है, अर्थात पूंजीपति राष्ट्रों का एक गुट है जिसमें 8 देश शामिल थे। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस, इटली, कनाडा और रूस। और 1997 में ही इससे जुड़ा रूस, लेकिन 2014 में रूस को इस समूह से हटा दिया गया। अब वह वापस G7 ही रह गया। जो G8 दुनिया का जो पूंजीपति देशों का एक गुट था, वो अब G7 ही वापस से हो गया। विश्व व्यापार, विश्व स्वास्थ्य, विश्व शिक्षा आदि मुद्दों पर विचार विमर्श के लिए इन राष्ट्रों के नेता प्राय मिलते रहते हैं और अपने सम्मेलनों में 5 विकासशील राष्ट्रों को भी ये आमंत्रित करते हैं और भारत इनमें से एक ऐसा राष्ट्र है जिसे आमंत्रित किया जाता है। अन्य विकासशील राष्ट्रों में चीन, ब्राजील, मेक्सिको और दक्षिण अफ्रीका, इनको भी शामिल किया जाता है। ये दुनिया के 8 देश ही अब हम कहें कि दुनिया के 7 देश और विकासशील देशों में से 5 देशों को साथ लेकर यह विश्व व्यापार के संबंध में, विश्व स्वास्थ्य के संबंध में और शिक्षा के संबंध में विभिन्न मुद्दों को लेकर के वैश्विक स्तर पर ये विचार विमर्श करते हैं। भारत पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा। आर्थिक क्रियाकलापों में आई तेजी निम्नलिखित बातों से साफ दिखाई देती है विद्यार्थियों कि भारत पिछले कुछ वर्षों के दौरान एक बड़ी आर्थिक ताकत के रूप में उभरा है और आर्थिक क्रियाकलापों में आई तेजी हम निम्नलिखित बातों से देख सकते हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं कृषि, क्योंकि भारत जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देश की लगभग 65-70% आबादी जो है अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर होती है। विद्यार्थियों, हमारी कृषि आज भी मानसून पर निर्भर करती है और भूमिगत जल भी मानसूनी वर्षा से रिचार्ज होता रहता है। और भारत सरकार ने तिलहन की पैदावार बढ़ाने और खाद्य तेलों का आयात घटाने के उद्देश्य से तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की भी स्थापना की थी। ऐसे समय में जब किसान आत्महत्या कर रहे हैं और कृषि में निवेश घट रहा था, तो सरकार ने किसानों को ऋण की उपलब्धता वृद्धि करने का फैसला किया और वर्ष 2005 में कृषि में 80,000 करोड़ से बढ़ाकर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा उन्होंने इसका कृषि पर देने के लिए फैसला किया। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों, 2007 में देश के 330 जिलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम भी लागू किया गया और शीघ्र ही इसे सभी 625 जिलों में भी लागू किया गया। और आगे हम ये देखें तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्या क्या बातें इसमें शामिल की गई। जनवरी 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया और इस योजना का लक्ष्य फसल का नुकसान होने की स्थिति में किसानों को बीमा लाभ देना, किसानों की आय को स्थिर बनाना और किसानों को खेती के आधुनिक तौर तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि इसमें फैसले किए गए। और 2016-17 में इस योजना के लिए केंद्रीय बजट में 5,501 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे विद्यार्थियों, जिसे 2017-18 में बढ़ाकर 9,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले सभी किसान आते हैं, जिसमें काश्तकार, बटाईदार किसान भी आते हैं। अधिसूचित फसलों में अनाज, दालें, तिलहन, सब्जियां, मसाले इत्यादि भी शामिल होते हैं। दिसंबर 2016 तक इस योजना में उस वर्ष के खरीफ मौसम में 1,41,625 करोड़ रुपए की राशि के साथ 367 लाख किसान शामिल थे, जबकि 2015 के खरीफ मौसम में 69,307 करोड़ रुपए की राशि के साथ 309 लाख किसान शामिल थे। तो विद्यार्थियों, कृषि को और अधिक उन्नत करने के लिए और उसको आगे भारतीय अर्थव्यवस्था में उनका एक अहम स्थान होता है कृषि का, और कृषि को और उन्नत और बढ़ावा देने के लिए हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कृषि कानून ला करके एक नई पहल की है, जिसमें कृषि के अंतर्गत किसानों को बहुत सी सुविधाएं, बहुत से ऐसे व्यवस्थाएं उनके लिए प्रदान करी हैं जिससे कि वे अपनी फसल को किसी भी व्यक्ति को बेच सकते हैं
और मिनिमम कितना उनको कम से कम एक निश्चित राशि भी कर दी गई है कि उसे कम से कम इतना उस अनाज के ऊपर इतना उसे भुगतान करना ही पड़ेगा। एक मिनिमम राशि जो है उसे प्रदान करनी होगी और उससे अतिरिक्त अधिक धन उसे मिलता है उस फसल के ऊपर, तो उसके लिए कोई रोक नहीं है। तो इस प्रकार की बहुत सारी व्यवस्थाएं जो है हमारे प्रधानमंत्री ने इसके लिए करी हैं और ये हमारे लिए बहुत ही सकारात्मक रुख लेकर के और सकारात्मक व्यवस्था या सकारात्मक विकास लेकर के उभरेगा। और यह कृषि कानून, और इसके बाद हम बच्चों देखते हैं औद्योगिक उत्पादन और बुनियादी ढांचे का विकास। औद्योगिक उत्पादन लगभग 9% की दर से बढ़ रहा है और गैर खाद्य उत्पादों में 21% की वृद्धि हुई। बुनियादी ढांचे का विकास हमारा मुख्य लक्ष्य रहा है और राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना के कार्य में तेजी आई है तथा बंदरगाहों, हवाई पत्तन और रेल आधुनिकीकरण को भी उच्च प्राथमिकता दी गई है। इन क्षेत्रों में सरकारी निवेश भी बढ़ा है विद्यार्थियों, और निजी निवेश भी बढ़ा है। अब बात करते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की। भारत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में काफी लोकप्रिय देश बन चुका है और इसका प्रमुख कारण यह है विद्यार्थियों कि हमारे पास दक्ष और निपुण प्रबंधकों और कर्मचारियों का कोई अभाव नहीं है। देश के पास करीब 2 करोड़ युवा वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारी हैं और देश में साक्षर लोगों की संख्या में भी करोड़ों में हमारे पास है। भारत में एक विशाल मध्यम आय वाले वर्ग भी हैं जिसकी क्रय शक्ति धीरे धीरे बढ़ रही है और इसलिए हाल ही में बड़े बड़े शॉपिंग मॉल भी बने हैं जो युवाओं और व्यक्तियों के बीच काफी लोकप्रिय भी रहे हैं। नई नई बैंक शाखाओं, वित्तीय संस्थानों और एक संगठित पूंजी बाजार में भारी निवेशकों के लिए भारत को एक लोकप्रिय गंतव्य बना दिया है। बच्चों, हम बात करें अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट के, तो भारत सहित अन्य उभरती अर्थव्यवस्था वर्ष 2050 तक आर्थिक विकास के मामले में विकसित देशों को पीछे छोड़ देगी और निवेश के आकर्षक ठिकानों के रूप में भारत और चीन की लोकप्रियता बढ़ रही है, जबकि इस मामले में यूरोप और उत्तरी अमेरिका पिछड़ रहा है। और अब तो विद्यार्थियों भारत के लिए पूंजी निवेश के बहुत से मार्ग खुल गए हैं और चीन को ये नजरअंदाज करते जा रहे हैं और भारत की तरफ पूंजी निवेश के लिए ये निजी कंपनियां या निजी सहयोग जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब हम बात करें तो भारत को साल 2019 में 51 अरब डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ था और वह साल के दौरान दुनिया भर में अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पाने वाले देशों में 9वें नंबर पर था। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यापक इकाई की एक रिपोर्ट में ये जानकारी हमें प्रदान की गई और 2020 की शुरुआत से अब तक अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों के भारत में निवेश की बाढ़ सी आ गई और इन कंपनियों ने जनवरी से 15 जुलाई तक भारत में 17 अरब डॉलर करीब 1.27 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया। इनमें अमेजन है, फेसबुक है, गूगल है जैसे दिग्गज कंपनियां जो है इसमें शामिल है और ये निवेश भारत के टेक इंडस्ट्रीज में किए गए 20 अरब डॉलर का हिस्सा है। अमेरिका की दिग्गज ई कॉमर्स कंपनी अमेजन ने जनवरी 2020 में 1 अरब डॉलर के निवेश की भी घोषणा की है। फेसबुक ने अप्रैल 2020 के अंत में भारत में 6 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया। गूगल ने 15 जुलाई 2020 को 10 अरब डॉलर के निवेश की घोषणा की। भारत में बड़े निवेश को लेकर ये हालात रातों रात नहीं बदले विद्यार्थियों। कुछ समय पहले अमेरिकी कंपनियों का भारतीय रेगुलेटर्स के साथ टकराव चल रहा था और इसके सीईओ को दिल्ली की यात्रा तक करनी पड़ गई थी, लेकिन तब से अब तक हालात इतने बदल चुके हैं विद्यार्थियों की कोरोना वायरस के कारण दुनिया की अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई है, लेकिन भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। लेकिन भारत में इस प्रकार के निवेश जो है निरंतर बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा विद्यार्थियों टेक कंपनियों को लेकर भारत और चीन के बीच भी तनाव बढ़ा और भारत के सुर में सुर मिलाते हुए ट्रंप प्रशासन ने चीनी कंपनियों पर अविश्वास जताया और अंत में चीन और हांगकांग से मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए अमेरिकी टेक कंपनियों के लिए भारत पहली पसंद के तौर पर बनकर उभरा है और भारत एक ऐसा विशाल क्षेत्र उनको प्रदान किया है जिसमें पूंजी निवेश विभिन्न देश जो है यहाँ पर कर सकते हैं। भारत में टेक कंपनियों के निवेश की बाढ़ का दूसरा पहलू विद्यार्थियों यह है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी भी यहाँ पर स्थापित हो गई है। भारत में करीब 70 करोड़ से भी ज्यादा लोग जो है इंटरनेट के यूजर हैं और इनमें से करीब आधे ऑनलाइन आ गए हैं और यह एक बड़ा फायदा है। बड़ी टेक कंपनियां ज्यादा दिनों तक नजरअंदाज नहीं कर सकती। अमेरिका, भारत
बिजनेस काउंसलिंग में टेक पॉलिसी के हेड जे गुलिस के मुताबिक टेक कंपनियों को भरोसा है कि भारत लंबे समय तक बाजार का बड़ा ही जो है व्यापार बना रहेगा, वहां पे बादशाह बना रहेगा, और यहाँ के नियम जो है काफी आसान है और इनमें खुलापन भी आने लगा है। इतना खुलापन आने लगा है कि जिससे कि भारी जो कंपनियां हैं निवेश के लिए यहाँ पर अपने पैर पसारने लग गई हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में लॉक साइंस और टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के डायरेक्टर मोरक्लेम अली का कहना है, विद्यार्थियों की चीन में कारोबार करना कठिन से कठिन होता जा रहा है। चीन में ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि वहां नैतिकता से समझौता किए बिना कारोबार नहीं हो सकता। चीनी टेक के प्रति अमेरिका का अविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले दिनों की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन की टेक कंपनी हुआवे की विस्तार योजना को भी नाकाम कर दिया। और ट्रंप प्रशासन लगातार चीन ऐप टिकटॉक और बाइट डांस पर बैन लगाने की वकालत कर रहे हैं, और भारत भी चीन की कंपनियों के 15 सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा चुका है विद्यार्थियों। और इसके अलावा भारत के चीन के साथ टेक संबंध निचले स्तर पर पहुंच गए और चीन के साथ मौजूदा तनाव भारत और अमेरिका के संबंधों को लंबे समय के लिए मजबूती दे सकता है। गुलिस का ये कहना है, विद्यार्थियों के डिजिटल क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच स्वाभाविक तालमेल है और कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारतीय हाउस होल्ड की ओर से इंटरनेट इस्तेमाल में इतनी तेजी से बढ़ोतरी हुई है जिससे बाजार में भारत की अपील मजबूत हुई है। और भारत के अरबपति कारोबारी मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल आर्म जियो प्लेटफॉर्म को मिला है और इससे फेसबुक का कुल निवेश और गूगल का करीब आधा निवेश शामिल है। विज्ञान और अनुसंधान को प्रोत्साहन के अंतर्गत यदि हम देखें विकास, हमारा आर्थिक विकास, विज्ञान और अनुसंधान परिषद ने आधारभूत अनुसंधान को बहुत अधिक बढ़ावा दिया है और नवीनता को प्रोत्साहन देने के लिए नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की भी स्थापना की है। इंटरनेशनल ओलंपियाड में भारतीय छात्र छात्राओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास भी किए गए हैं। पिछले वर्षों विद्यार्थियों इसके उत्साहजनक परिणाम भी हमें देखने को मिले हैं। भारतीय छात्रों ने कई स्वर्ण पदक भी जीते और विश्व में पहली बार एनएमपी का विलायक के रूप में इस्तेमाल करके एक वर्ष में 70,000 टन से अधिक हेक्सेन मिश्रित खाद्यान्न का उत्पादन भी किया गया और कई नई औषधियों की खोज की गई जिसमें मेंथा, ऑर्गेन्सिस, हिमालय, कोसी तथा नाशक जीवाणुरोधी तेल की उन्नत प्रौद्योगिकी के विकास के कारण भारत चीन को पीछे छोड़कर विश्व में अग्रणी हो गया है। अब हम विश्व के लगभग 70% मेंथोल पुदीने के तेल की मांग की पूर्ति कर रहे हैं। विद्यार्थियों, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में पिछले 5 वर्षों के दौरान बजट में 19,764 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई थी और यह पूर्व के 5 सालों की तुलना में 90% से भी अधिक है। जैव प्रौद्योगिकी के विकास के लिए बजट आवंटन में 65% की वृद्धि हुई है। इसी तरह बजट आवंटन में विज्ञान प्रौद्योगिकी विकास परिषद के लिए 43% तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए 26% की वृद्धि हुई और इस दौरान नवोन्मेष और नवाचार कार्यकलापों को मजबूत समर्थन दिया गया। 2018-19 की बात करें तो उसके दौरान 15 नई जैव प्रौद्योगिकी और इंक्यूबेटर और 1520 नए प्रौद्योगिकी व्यापार इंक्यूबेटर स्थापित किए जाएंगे और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRSAC अगले वर्ष 3,000 अतिरिक्त स्टार्टअप की सहायता करेगा। CSIR विश्व के सर्वोच्च संगठनों में से एक है। विद्यार्थियों, यह उद्योग के लिए अनुसंधान करता है और इसके कार्य में घरेलू उद्योगों की जरूरतों के साथ साथ राष्ट्र की सामाजिक जरूरतों को भी शामिल किया गया है। बात करें हम मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत, गंगा संरक्षण, स्वस्थ भारत, स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, स्वच्छ और नवीनीकरण ऊर्जा जैसे कार्यक्रम में यह संगठन सहायता प्रदान करता है। सूचना प्रौद्योगिकी, मीडिया विस्फोट और BPO। बच्चों, पिछले 3 दशकों से सूचना और प्रसारण क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे हैं और 1980 के दशक में दूरदर्शन ने अपनी चैनलों के प्रसारण के लिए एक सेट का इस्तेमाल शुरू किया है। 1990 के दशक में देश में निजी टेलीविजन चैनलों का जाल बिछ गया है और केवल टीवी ने लोगों का सिर्फ मनोरंजन ही नहीं किया है विद्यार्थियों, बल्कि न्यूज चैनल के प्रति भी दिलचस्पी बढ़ाई है। मोबाइल फोन आज न केवल घर घर की बल्कि हर पॉकेट की कहानी बन गया है। अब अकेले भारत में समूचे यूरोप से ज्यादा मोबाइल फोन के ग्राहक हैं और ये कोरोना वायरस या हम कहें कोरोना महामारी के दौरान तो मोबाइल, लैपटॉप और इस प्रकार के जो साधन है हमारे लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक बन चुके हैं। इनके बिना जैसे हम बात करें कि रोटी के बिना जैसे हम नहीं रह सकते, उसी प्रकार से हम इन चीजों के बिना भी अब नहीं रह सकते। कोविड-19 के दौर में इंटरनेट
अधुनातन जनसंचार अस्त्र बनकर उभरा है और एक रूप में इस माध्यम ने सभी जनसंचार माध्यमों को भारी चुनौती भी दी है। यह माध्यम आकाशवाणी दूरदर्शन का उन्नत संस्करण है। यह वैश्विक पहुंच रखने वाला जनसंचार माध्यम है। तो इस प्रकार से जनसंचार के माध्यम हमारी एक आवश्यकता बन गए हैं। बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ने देश में एक विशाल उद्योग का रूप ग्रहण कर लिया है। भारत बीपीओ के लिए दुनिया का सबसे प्रमुख केंद्र बन गया है। विद्यार्थियों, सस्ते श्रम, गुणवत्तापूर्ण कार्य के कारण भारत में बीपीओ उद्योग का सालाना कारोबार $2.34 अरब का हो चुका है। अगले 5 वर्षों में तकनीकी क्षेत्र, शिक्षा, चिकित्सा, बीमा, बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र आदि में आउटसोर्सिंग के 5 लाख से अधिक अवसर भारतीय युवाओं को उपलब्ध होंगे। अच्छी अंग्रेजी, बेहतर उच्चारण, संवाद दक्षता, उच्च गुणवत्ता और सूचना प्रौद्योगिकी की जानकारी के बलबूते पर विभिन्न क्षेत्रों में भारतीय युवा कैरियर की ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। चीन के बाद भारत अकेला ऐसा देश है विद्यार्थियों, जिसके 2 करोड़ से ज्यादा लोग दुनिया के 110 देशों में बसे हुए हैं। वहां उन्होंने नाम ही नहीं कमाया है, बल्कि दौलत भी उनकी कुल संपत्ति का $160 से भी कहीं ज्यादा है। सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सेवाओं को भारी एजेंसियों से कराने की प्रक्रिया कई वर्षों से अपनाई जा रही है, परंतु इंटरनेट और संचार प्रौद्योगिकी के उदय के साथ पिछले 10 से 15 वर्षों में इनके प्रचलन में बहुत तेजी आई है और कोरोना महामारी में तो और अत्यधिक तेजी आई है। बड़ी संख्या में विभिन्न उद्योगों से संबंध बड़ी कंपनियों ने बीपीओ के लाभों पर विचार किया और अपनी अनुषंगी व्यापारिक उत्पादक कार्यों का कुछ भाग भारी एजेंसियों को सौंपना शुरू कर दिया। इससे बड़ी कंपनियों की कार्य क्षमता में सुधार आया और लागत में भारी कमी आई और इस नई व्यापारिक संकल्पना के प्रश्न ने दुनिया भर में अनेक विशेषज्ञतापूर्ण बीपीओ सेवा प्रदान करने वालों को और जन्म दिया। वर्तमान में विद्यार्थी भारत में आईटी आउटसोर्सिंग का वैश्विक केंद्र बन गया है। इसका कारण यह है कि भारत में अत्यंत कुशल और प्रशिक्षित कर्मियों का समूह उपलब्ध है। वहां भली भांति परिभाषित व्यापार प्रक्रियाओं को बहुत तेजी से अपनाया जा रहा है। अनुकूल माहौल बनाने में सरकार के सक्रिय सहयोग और ढांचागत सुधारों की बीपीओ उद्योग के विकास में उत्प्रेरक भूमिका रही है। तो विद्यार्थियों, ये बीपीओ के द्वारा जो हमारे लिए बहुत सारे जो उपलब्ध हो गए हैं, रोजगार के व्यवस्थाएं जो हमारे लिए, रोजगार के जो अवसर हमारे लिए उपलब्ध हो गए हैं, और दूसरा इंटरनेट और इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं, ये आज हमारे लिए एक बहुत ही आवश्यक और जरूरी चीजें बन चुकी हैं। इसी के साथ हम बच्चों ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारत देश है वह आर्थिक विकास की दृष्टि से आगे बढ़ रहा है और यह है, इसमें कोई दो राय नहीं कि आगे आने वाले वर्षों में भारत भी एक जो है विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आ जाए और विश्व में एक महाशक्ति के रूप में उभरे। तो विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको समझ आया होगा किस प्रकार से हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ रही है। इस कोरोना महामारी में काफी मंदी आई है सभी जगह और हमने इस मंदी से अपने आप को पूरी तरह से जुझारू तरीके से हमने इस पर अपने आप को ला करके आगे खड़ा किया है और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि हम आगे बढ़ें और अपने आर्थिक विकास को और सुनिश्चित करें। तो इसी के साथ ही बच्चों, हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद और नमस्कार।